Hello everyone, welcome to the new lecture of building construction and materials. In previous lecture, we have studied about the basic introduction of foundation. Okay, that was our first lecture and I have given you the brief introduction about the foundation. Then we have discussed about the different level, ground level, plinth level. Okay, if you remember. So basic introduction of foundation is over. So we will move to the next thing, that is type of foundation. Okay, in previous lecture we have discussed about the definition of foundation and everything. Okay, so today we will move to the next topic, that is टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. ओके, पिछले लेक्चर में हमने फाउंडेशन की पूरा इंट्रोडक्शन देख लिए थे, डेफिनेशन क्या है, लेवल क्या होते हैं, उसमें सारी चीज़ें हमने देख लिए थे. अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर जब खत्म हो रहा था तो आपको लास्ट में बता दिया था कि प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे फाउंडेशन. तो अभी हम देखेंगे कि फाउंडेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. टाइप्स का भी इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे. देखिए, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सब स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है. फिर मैंने आपको प्लेन की डायग्राम बताया था एक्चुअल. ये एक रूम का देखिए एलिवेशन है साइड से. फाउंडेशन की डेफिनेशन कि आर्टिफिशियल पार्ट होता है, सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन में होता है. सारी चीज़ें, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ देख लिए थे. क्लासिफिकेशन, ठीक है ना. क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि शैलो फाउंडेशन होता है और डीप फाउंडेशन होता है. शैलो फाउंडेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वॉल फुटिंग, कॉलम फुटिंग, ग्रिलेज फाउंडेशन, राफ फाउंडेशन, इन्वर्टेड राज. ठीक है ना, इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन. उसके बाद देखेंगे आप, वॉल फुटिंग में दो होते हैं, सिंपल और स्टेप. कॉलम में होते हैं आइसोलेटेड, कंबाइंड, कंटिन्यूस, ट्रैप. फिर इसके बाद डी फाउंडेशन में भी 6 टाइप के होते हैं, पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, केसन, बॉक्स, ओपन केसन, न्यूमेटिक. तो ये अलग अलग टाइप के हमारे फाउंडेशन होते हैं. ठीक है ना, इसको हम अब डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम शैलो फाउंडेशन क्या होता है. ठीक है ना, हर एक फाउंडेशन को देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है. ठीक है, तो शैलो से स्टार्ट करते हैं. डीप फाउंडेशन हम लास्ट में देखेंगे, बाद में देखेंगे जब फाउंडेशन का एंड होगा. लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है. देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, शैलो मतलब जिसकी ज़्यादा डेप्थ ना हो. ठीक है ना, शैलो मतलब जो कि ज़्यादा डीप ना हो. ठीक है ना. तो जब फाउंडेशन की जो डेप्थ है, अगर वो जो फाउंडेशन की जो डेप्थ है डी इज लेस देन और इक्वल टू द विड्थ बी. ठीक है ना, इज लेस देन और इक्वल टू द विड्थ बी, देन इट इज कॉल्ड एज शैलो फाउंडेशन. इसका मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ. जैसे कि हम एक लाइन यहाँ पे मार्क कर दिए. ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लाइन मार्क कर दे रहे हैं. अज्यूम करिए आप अभी यहाँ पे कि हमने एक एक्सकेवेशन की है इतना फाउंडेशन के लिए. ठीक है, ये एक्सकेवेशन किया हमने, ये फाउंडेशन का एक्सकेवेट फाउंडेशन का पार्ट है. ठीक है, अब इसमें अज्यूम कीजिए कि ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो है ये हो गई इसकी डेप्थ हो गई है, ये हो गई डेप्थ. और यहाँ पर इसकी हो गई ये विड्थ. ठीक है, ये हो गई इसकी डेप्थ. ये मैं बना देता हूँ इसकी विड्थ. ठीक है, ये हो जाएगी डेप्थ और ये हो जाएगी विड्थ. ठीक है ना, मैं नाम भी दे देता हूँ इसको. इसको मैं बोल देंगे हम. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो हो गई, ये हो गई इसकी डेप्थ, ये हो गई इसकी विड्थ डी. डेप्थ को हम बोलेंगे डी, विड्थ को बोलेंगे बी. ठीक है ना, ये हमने इतना एक्सकेवेट किया. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर फाउंडेशन, इफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी, यानी कि ये जो डेप्थ है डी इज लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि ये जो डेप्थ है ये बी के बराबर है या बी से कम है डेप्थ, देन इट इज कॉल्ड एज शैलो फाउंडेशन. और इसको हम ओपन फाउंडेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है,
ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। व्हेन डेप्थ इज लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि विड्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेप्थ, या डेप्थ और विड्थ बराबर है, ऐसे केस में इस टाइप के फाउंडेशन को हम बोलेंगे हमेशा शैलो फाउंडेशन। ठीक है, इस टाइप के फाउंडेशन को बोलेंगे हम शैलो फाउंडेशन। ठीक है, डेफिनेशन समझ गई। व्हेन डेप्थ इज इक्वल टू विड्थ और व्हेन डेप्थ इज लेस देन विड्थ, जब विड्थ ज़्यादा हो डेप्थ से तो उसको बोलेंगे हम शैलो फाउंडेशन। ठीक है ना, और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इट इज प्लेस्ड इमीडिएटली बीनीथ द लोअर पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है ना, एकदम सुपर स्ट्रक्चर के नीचे होगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज टू स्प्रेड द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ओवर लार्जर एरिया। इसके ऊपर जो लोड आ रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ चौड़ा है काफ़ी लार्जर है विड्थ, तो इसका एम क्या है, ये ज़्यादा एरिया में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करे। और जितना ज़्यादा लोड को एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता है वो, ये इस फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये देखिए इस तरीके से एरिया, इसका जो लोड आ रहा है ना, वो इस तरीके से सॉइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। ठीक है, तो ये हो गया शैलो फाउंडेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन याद रखो, बहुत सिंपल है। जिसकी कम गहराई हो, जो कम डेप्थ जिसकी कम हो, वो हमेशा शैलो फाउंडेशन। किस तरीके से, अगर उसकी विड्थ ज़्यादा है डेप्थ से। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि ये ज़्यादा एरिया में, लार्जर एरिया में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करे। कौन से लोड को, जो ऊपर से आ रहा है, बिल्डिंग का जो लोड आ रहा है। ठीक है ना, these are generally used for all ordinary buildings which carry light or moderated load where good bearing capacity is available at shallow depth or reasonable depth। अभी आप bearing capacity पढ़ोगे जी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। बियरिंग कैपेसिटी मतलब जो सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी बियर करने की कैपेसिटी क्या है। हमेशा हर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होती है। किसी सॉइल की 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, किसी की 200, किसी की 250, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है ना, तो जितनी भी उसकी बियरिंग कैपेसिटी है, अगर बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है तो ही हम ये फाउंडेशन यूज़ करेंगे। अगर सॉइल वीक है तो हमको डी फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा। शैलो फाउंडेशन जनरली लाइट्स वेट के स्ट्रक्चर के लिए या मॉडरेट बिल्डिंग के लिए, जैसे हमारे रेसिडेंशियल हाउसेज है, तो उसके लिए शैलो फाउंडेशन बेहतर है। ठीक है, इसलिए शैलो शैलो फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स में जहाँ लाइट वेट हो या मॉडरेट लोड हो, जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी अच्छी, क्या बियरिंग कैपेसिटी अवेलेबल हो, अच्छी स्ट्रेंथ हो सॉइल की, ताकि हमको ज़्यादा बड़ा फाउंडेशन यूज़ ना करना पड़े। और इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि अगर उसकी रीजनेबल डेप्थ जो है 5 मीटर या 5 मीटर से कम है, एक अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर शैलो जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ अगर 5 मीटर या उससे कम है, तो उसे हम बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। ठीक है, उसे हम बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। ठीक है, समझ गया शैलो फाउंडेशन क्या है। अब देखते हैं शैलो फाउंडेशन के टाइप्स क्या है। देखो शैलो फाउंडेशन के टाइप्स कौन कौन से, देखो यहाँ पे सबसे पहले है वॉल फुटिंग, कॉलम फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग, राफ्ट फुटिंग और ग्रिलेज फाउंडेशन। हम इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल फुटिंग, कॉलम फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च, राफ्ट और ग्रिलेज, ये अपने अभी जो क्लासिफिकेशन देखे उसमें भी आपने यही चीज़ देखे होंगे। ठीक है ना, ये देखो वॉल फुटिंग, कॉलम फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च, राफ्ट और ग्रिलेज, ये 5 टाइप के बेसिक है। फिर इसमें सब कैटेगरीज है आगे भी। सबसे पहले देखेंगे हम कि वॉल फुटिंग क्या है। बहुत ईजी है सारी चीज़ें। वॉल फुटिंग क्या होता है, देखो देखो शैलो फाउंडेशन का ही टाइप है वॉल फुटिंग। इसे हम स्ट्रिप फुटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम स्ट्रिप फुटिंग भी बोलते हैं। देखिए ये वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रिप ऑफ फुटिंग टू स्प्रेड द लोड ऑफ वॉल ओवर द लार्जर एरिया, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्प्रेड फुटिंग। इसमें क्या होता है, देखो जितनी वॉल की लेंथ है, ये देखो जैसे कि वॉल का एक सेक्शन काटे, जितनी भी वॉल की लेंथ है उसके कंटिन्यूस नीचे फाउंडेशन होता है, यानी कि जहाँ जहाँ वॉल होती है कंटिन्यूस उसके नीचे फाउंडेशन होता है। ये फाउंडेशन वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसमें जो लोड जो बियर कर रहा है वो कौन बियर कर रहा है, पूरा वॉल बियर कर रही है। उसमें कॉलम नहीं होते, उसमें बीम्स नहीं होते उस स्ट्रक्चर में, उसमें सिर्फ वॉल होती है और स्लैब होता है। जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप यूज़ करोगे जहाँ पे सिर्फ वॉल्स है, कॉलम नहीं है, तो जो वॉल के नीचे जो भी हम फाउंडेशन देंगे उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिप फुटिंग या वॉल फुटिंग। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ स्ट्रिप फुटिंग डिपेंड्स अपॉन द लोड ऑन फाउंडेशन एंड एसबीसी मतलब सेफ बियरिंग कैपेसिटी
ऑफ द फुटिंग, सो इट कैन बी आइदर सिंपल और स्टेप। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार से स्टेप भी होती है। स्टेप में क्या होता है, देखो सबसे नीचे क्या होता है, हम क्या बनाते हैं, जैसे कि एक्सकवेशन करेंगे, यहाँ पे पीसीसी पूरा प्लेन सीमेंट कंक्रीट बना देंगे। ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, ठीक है ना, कैसा एक्सकवेशन होगा, क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेयर बना देंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्टेप्स बनाएंगे। ये हमारी वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है, उसके नीचे पूरा क्या करेंगे, देखो स्टोन के लेयर्स है। ये थोड़ा चौड़ा लेयर है, फिर उससे कम लेयर, फिर उससे कम। इसमें स्टोन का यूज़ करते हैं, ब्रिक का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये जितनी वॉल रहेगी, जितनी लेंथ, उतने पूरी लेंथ में ये पूरा फाउंडेशन रहेगा, ठीक है ना। ये पूरी लेंथ भर के पूरा फाउंडेशन होता है, ठीक है ना। तो ये होता है वॉल फुटिंग, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे जितनी वॉल है उतने उसके नीचे फाउंडेशन रहेगा कंटिन्यू। और बहुत सिंपल है, स्टेप फुटिंग होती है ये। देखो यहाँ पे वॉल फुटिंग अलग अलग टाइप की होती है। देखो स्लोप की हो सकती है, सिंपल वॉल फुटिंग हो सकती है, स्टेप फुटिंग हो सकती है, स्टेप वॉल फुटिंग हो सकती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है। नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पे, ये देखो ये, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है, ये स्ट्रिप फुटिंग का एग्जाम्पल है, ये स्ट्रिप फुटिंग है, देखो, ठीक है। कंटिन्यूस फुटिंग है, कंटिन्यूस फुटिंग है, ठीक है ना, कंटिन्यूस फुटिंग है। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट टाइप जो हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, वॉल फुटिंग आपने देख लिया। अब देखो कॉलम फुटिंग, ये देखिए कॉलम फुटिंग में, जो कॉलम फुटिंग है, कॉलम फुटिंग के अलग अलग टाइप है। नाम से समझ में आ रहा है, वॉल फुटिंग मतलब वॉल के नीचे का फाउंडेशन, कॉलम फुटिंग मतलब कॉलम के नीचे का फाउंडेशन। इसमें देखिए चार टाइप है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग, कैंटिलीवर फुटिंग, चार टाइप है, बहुत सिंपल है। कॉलम फुटिंग मतलब कॉलम के नीचे जो फाउंडेशन आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग, सिंगल कॉलम फुटिंग भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको सिंगल कॉलम फुटिंग या इंडिपेंडेंट फुटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ईच कॉलम हैज अ सेपरेट फुटिंग, ठीक है ना। हर एक कॉलम का सेपरेट फुटिंग या सेपरेट फाउंडेशन होता है। इट इज जनरली प्रोवाइडेड अंडर कॉलम टू डिस्ट्रीब्यूट द पॉइंट और concentrated load in the form of uniformly distributed load on the soil below. It may be of brick or stone masonry, या आरसीसी का भी होता है। दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज ऑल्सो नोन एज पैड फुटिंग, इसे हम पैड फुटिंग भी बोलते हैं, और काफ़ी कॉमनली यूज होता है। द शेप में बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर एज पर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैड। दे आर नोन एज फ्लैट और स्लोप फुटिंग। दे आर कॉमनली यूज फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर। अब फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आपने पढ़ी है फ्रेम स्ट्रक्चर, वॉल और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें कॉलम बीम्स हो, ठीक है, कॉलम और बीम जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे, ये देखो सिंगल कॉलम फुटिंग, इसमें क्या होता है, एक कॉलम के नीचे एक फुटिंग आती है। स्टेप फुटिंग देखो एग्जांपल है, देखो स्टेप प्रोवाइड किया हमने, कंक्रीट फिल करते हैं इसमें, हम कंक्रीट फिल करते हैं पूरा। जो हमने पहले लेक्चर में एग्जांपल देखे वो आइसोलेटेड फुटिंग का था। ये देखो यहाँ पे, ये सिंपल फुटिंग है, यहाँ पे देखो एक स्टेप फुटिंग है। इसमें कई दफ़ा स्लोप का शेप भी देते हैं। जब हम स्लोप का शेप देते हैं तो लोड बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बहुत बेस्ट फुटिंग मानी जाती है, ठीक है ना। स्टेप फुटिंग कब प्रोवाइड करते हैं, जब लोड थोड़ा ज़्यादा हैवी हो, ठीक है, जब लोड थोड़ा ज़्यादा हैवी हो तो स्टेप फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज सिंपल स्प्रेड फुटिंग इस तरीके से भी प्रोवाइड करते हैं। जब लोड ज़्यादा हैवी हो तो स्टेप, और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो स्लोप फुटिंग। स्लोप फुटिंग में जो लेबर्स जो लगते हैं वो थोड़े से स्किल लेबर लगते हैं, क्योंकि इसमें 45 डिग्री का स्लोप देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक कॉलम के नीचे एक फुटिंग आती है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है ना, सिम आइसोलेटेड फुटिंग। तो ये आइसोलेटेड फुटिंग। नेक्स्ट है कंबाइंड फुटिंग, नाम से समझ में आ रहा है। दो शायद इसमें ऐसा करते होंगे ना, जैसे आप सोच रहे होंगे कंबाइंड मतलब क्या, दो कॉलम को एक ही फुटिंग देना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कंबाइंड फुटिंग में दो कॉलम को एक सिंगल फुटिंग देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम कंबाइंड फुटिंग, यानी कि दो कॉलम है उसको एक ही फुटिंग प्रोवाइड करें। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ ऐसा कब होता होगा, जब दो कॉलम बहुत क्लोज है एक दूसरे से, है ना। जब दो कॉलम बहुत क्लोज है एक दूसरे से तब हम इसको शायद करते होंगे, है ना, ऐसा ही होता है। जब दो कॉलम एक दूसरे से बहुत क्लोज हो तो ये इसको यूज़ करते हैं। दे में भी रेक्टेंगल, ट्रापेजॉइडल, इसका जो शेप है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रापेजॉइडल भी हो सकता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक प्लान आपको दिख रहा है, ये दो कॉलम आ रहे हैं, दोनों के लिए हमने एक ही फुटिंग है, देखो पूरा एक फुटिंग रेक्टेंगल फुटिंग, और एक में ट्रापेजॉइडल फुटिंग, यानी कि दो कॉलम आ रहे, दोनों को कंबाइन किए एक ही फुटिंग में दिया हमने।
जैसे कि यहाँ पे भी देखोगे आप, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे ये दो कॉलम आ रहे हैं, एक ही फुटिंग की है। तो इसको कब कब यूज़ करते हैं देखो, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज फाउंड नेसेसरी व्हेन एक्सटर्नल कॉलम इज सिचुएटेड नियर द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्लॉट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोजेक्ट इट फुटिंग इन दैट डायरेक्शन। इसको मैं सिंपल बताता हूँ, देखो कई दफ़ा हमारा क्या होता है, जो कॉलम है बाउंड्री लाइन के पास होता है, ठीक है, जब बाउंड्री लाइन के पास होता है तो हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक्सटेंड ना हो फुटिंग इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड ना हो, इसलिए इसको हमने कंबाइंड फुटिंग देते हैं। Similarly, in such cases, combined footing is adopted so that external column will not increase upon the area outside. Sometimes two columns may be very near to each other, and it may so happen that footing of these columns overlap. जब दो कॉलम बहुत क्लोज हो तो उनकी फुटिंग एक दूसरे से ओवरलैप कर सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये फुटिंग एक दूसरे से ओवरलैप ना करे इसलिए हम एक ही किसको बना देते हैं, एक कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है कंटिन्यूअस फुटिंग, ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स या बहुत एक दूसरे से पास हो, बहुत सारे कॉलम्स है वो एक दूसरे से बहुत करीब हो, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फुटिंग बना देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस फुटिंग। इस तरीके से देखो कॉलम्स इस अभी दो थे ना, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक लाइन में, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू एक ही लाइन में फुटिंग बना देंगे, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फुटिंग, ठीक है। थोड़ा स्पीड से हम इसको लेंगे, बहुत सिंपल है लेकिन स्पीड से थोड़ा स्पीड से ले लेंगे। नेक्स्ट इज कैंटिलीवर फुटिंग। देखो मैं पहले इमेज बता देता हूँ। अब देखो इसमें क्या होता है, दो कॉलम एक दूसरे से ऐसे डिस्टेंस पे है कि ना तो हम वहाँ पे कंबाइंड प्रोवाइड कर सके ना इंडिविजुअल, तो थोड़ा सा अगर डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो कई दफ़ा हम क्या करते हैं, दो जो फुटिंग्स है उसको एक बीम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दो फुटिंग्स को अगर आप एक बीम से कनेक्ट करें, उस बीम को बोला जाता है स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है, उस बीम को बोला जाता है स्ट्रैप फुटिंग। ये हम तब यूज़ करते हैं जब ये हमारा कॉलम है थोड़ा सा कॉर्नर पे, बाउंड्री लाइन के कॉर्नर पे, उस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो लोड है अगर हैवी लोड आ रहा है, ठीक है ना, एक और इसका काम ये होता है जब बियरिंग कैपेसिटी कम है और लोड बहुत ही हैवी है, तो हम क्या करते हैं, दो जो फुटिंग्स है उनको अटैच कर देते हैं इस तरीके से एक स्ट्रैप के जरिए। जिस चीज़ से हम उसको स्ट्रैप के जरिए जिसको अटैच कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रैप, ठीक है ना, जो दो कॉलम को हम अटैच कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैप, ठीक है, जो दो फुटिंग को हम अटैच करें दिट इज कॉल्ड एज स्ट्रैप, ठीक है। तो इसको हम कई दफ़ा इसको हम स्ट्रैप फुटिंग ही बोलते हैं, कैंटिलीवर फुटिंग या स्ट्रैप फुटिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेंट्रिकली लोडेड फुटिंग या स्ट्रैप फुटिंग। इन दिस केस इट मे बी सो हैपन दैट एक्सट्रीम कॉलम ऑफ द बिल्डिंग वेरी क्लोज टू द बाउंड्री, देखिए बाउंड्री के क्लोज होगा तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया कम करेंगे, इस फुटिंग का एरिया कम करके इसको अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, बाकी थ्योरी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो आपको सिंपल बता दिया कि इस तरीके से हम इसको प्रोवाइड करेंगे। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये जो बीम होता है ना, ये जो बीम है ये जो है ना, ये ग्राउंड पे टच नहीं करता, ठीक है, ये क्या होता है, ये दोनों बीम को, ये दोनों जो फुटिंग को अटैच करता है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे द बीम जॉइंटिंग द टू फुटिंग नीड नॉट टू टच द सॉइल और रेस्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, इसे हमेशा टच करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा एक लेवल पे होता है ताकि वो आसानी से लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वर्टेड आर्च फुटिंग। इसमें क्या होता है, देखो ये ब्रिक स्टोन की फुटिंग होती है। द इन्वर्टेड आर्च आइदर इन ब्रिक्स और स्टोन इज बिल्ट बिटवीन टू वॉल्स एट द बेस टू ट्रांसमिट लोड ओवर वाइडर एरिया। ये दो वॉल है, ये दो वॉल के इस तरीके से आर्च शेप की फुटिंग होती है। ये ब्रिक का मटेरियल होता है या स्टोन मटेरियल, लेकिन ये आर्च शेप का होता है। ये कहाँ यूज़ करेंगे, जब सॉइल बहुत सॉफ्ट हो, जब सॉइल सॉफ्ट हो वहाँ पे हम इन्वर्टेड आर्च का यूज़ करेंगे। इस प्रकार की फुटिंग होती है, इस तरह का शेप होता है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड आर्च बोलते हैं। आज के टाइम में इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत पहले यूज़ होता था, अब नहीं होता है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें देखिए डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज रिड्यूस टू ग्रेट एक्सटेंट, डेप्थ काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि इसमें स्किल लेबर लगते हैं और इसको बनाना आसान नहीं है, ठीक है, इसलिए अब इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन, राफ फाउंडेशन या उसे मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं।
ये भी आपके स्प्रेड फुटिंग का ये शैलो फाउंडेशन का एक टाइप है। ठीक है, राफ फाउंडेशन या फिर इसे मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं। इसमें देखो क्या होता है, ये कहाँ यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ मेड अप ग्राउंड, यानी कि जिसमें फिलिंग की गई है कोई जगह पे, अगर कहीं से बाहर से सॉइल ला के डाला गया था, या अगर सॉइल सॉफ्ट है या मार्शी साइट है, मार्शी मतलब जो सी के पास की जो साइट होती है जिसमें वाटर होता है ज़्यादा, और इन केस ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट, जहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा मतलब फुटिंग सेट होते आती है अंदर ही अंदर, द यूजुअल स्प्रेड फुटिंग विल नॉट बी सूटेबल। ऐसे टाइम पे आप ना तो सिंगल कॉलम फुटिंग प्रोवाइड करोगे, ना कोई राफ या सॉरी ना कोई आप बोल सकते हो कंबाइंड या कुछ और, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ, इमेज के ज़रिए बताता हूँ कि ये होता क्या है। देखो इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि ये चार, एक रूम है जिसके अंदर ये चार कॉलम, जैसे कि ये इस इमेज को देखो अच्छे से। ठीक है, एक रूम है उसमें आपको एक दो ये तीन चार कॉलम, आपको दिख रहा होगा ये चारों कॉलम के नीचे ही फुटिंग दिख रही है ना। देखो नीचे चारों कॉलम के नीचे ही फुटिंग दिख रही है। ऐसा ही है कि इसकी फुटिंग अलग है, इसकी फुटिंग अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, यानी कि जो पूरा रूम है, इस पूरे रूम के नीचे ही फाउंडेशन है। यानी कि पूरा फाउंडेशन एक तरह का राफ्ट या एक तरह का मैट है। मैट मतलब होता है चटाई बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, एक तरह की पूरी एक चटाई की तरह बिछ चुका है फाउंडेशन पूरे रूम के अंदर। ना सिर्फ इस कॉलम के नीचे, पूरे ही कॉलम या पूरे ही रूम के नीचे फाउंडेशन है। ठीक है, तो जब पूरा घर का एरिया, पूरा बिल्टअप एरिया कवर करेंगे हम, पूरे ही एरिया में फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, नीचे पूरा फाउंडेशन, पूरा एरिया कवर करेंगे। जैसे कि इस इमेज में देखो, पूरा का पूरा जो घर का पूरा एरिया है, पूरों के नीचे फाउंडेशन है। हर एक स्लैब, हर एक पोजीशन, हर एक पॉइंट के नीचे फाउंडेशन है। पूरा एक तरह का बिछ चुका है, मैट की तरह, राफ्ट की तरह ये पूरा बिछ चुका है। इसलिए इसको बोलते हैं मैट या राफ्ट फाउंडेशन। इसमें पूरे ही घर के एरिया के नीचे फाउंडेशन आता है। ठीक है, इस तरीके से ये दिखता है फिर। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, ये इमेज कंस्ट्रक्शन की इमेज है। तो इस तरह के फाउंडेशन को बोलते हैं मैट और राफ्ट फाउंडेशन, ये कि पूरा एरिया कवर करेगा। ठीक है, डेफिनेशन मीनिंग समझ गई इसकी। अब देखो, ऑल्सो इफ द एक्सकेवेशन आर मेड फॉर फुटिंग वेरी लिटिल लेफ्ट टू बी एक्सकेवेटेड, जब बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन हो चुका है, थोड़ा सा एरिया बच रहा है, तो पूरे को मैट या राफ्ट बना देते हैं। In such cases, it is wiser on our part to excavate all the entire area of the building for its foundation. When you excavate the whole area of the building for foundation, then it is called as raft or mat foundation. ठीक है, generally RCC slab of suitable thickness is laid over the entire area of the building in the form of raft or mat. इसमें क्या करते हैं देखो, यहाँ पे एक तरह का RCC स्लैब है ना, स्लैब दिख रहा है, छोटा सा थिकनेस वाला स्लैब है जिसमें स्टील वगैरह है। ठीक है ना, एक मॉडरेबल डेप्थ का होता है ये। ठीक है ना, जो डिज़ाइन के बाद जो भी डेप्थ आएगी, ठीक है, हो सकता है कुछ फीट्स में आए, 1 फीट 2 फीट, जो भी डेप्थ आएगी उस डेप्थ का हम स्लैब बना देंगे, जिसको हम राफ्ट या मैट बोलते हैं। ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो डिजाइन दैट अवेलेबल बियरिंग पावर ऑफ द सॉइल इज नॉट एक्सीडेड। कई दफ़ा क्या होता है, जैसे कि ये सॉइल है, इसके नीचे सपोज सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। ठीक है ना, स्ट्रेंथ जब कम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे एरिया कवर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द राफ्ट इज डिजाइन एज एन इन्वर्टेड आरसीसी रूफ सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ सॉइल प्रेशर एंड सपोर्टेड बाय वॉल एंड कॉलम्स, वॉल बीम्स कॉलम्स। ठीक है, समझ गया आपको, राफ्ट फाउंडेशन बहुत सिंपल है। जब पूरा इंटायर एरिया बिल्डिंग का उसके नीचे फाउंडेशन हो तो उसको बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है ना, इसकी जो थिकनेस है राफ्ट की वो डिज़ाइन के बाद निकलती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ, राफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमने शैलो फाउंडेशन देखी, शैलो फाउंडेशन का लास्ट जो टाइप है वो है ग्रिलेज फाउंडेशन। देखो ग्रिलेज फाउंडेशन पूरा ग्रिल्स का यूज़ है इसमें, नाम से ही कोई फाउंडेशन आपको समझ आए, ग्रिल्स, पूरी ग्रिल्स होती है। अब मैं आपको पहले इमेज दिखाता हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे, इमेज के जरिए समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक ग्रिलेज फाउंडेशन है। सबसे पहली चीज़ इसमें यूज़ होता है स्टील। ठीक है, बहुत हैवी जब लोड आ रहा है, जैसे कि स्टेशन में आपने देखे होंगे बीच बीच में जो स्टील कॉलम्स होते हैं, छत का पूरा लोड आता है, तो स्टेशंस के जो वो कॉलम्स है उसके नीचे जनरली ग्रिलेज फाउंडेशन होता है। अब ये फाउंडेशन कैसा होता है देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं कंक्रीट का पैड, एक्सकेवेशन किए, कंक्रीट का पैड बनाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टील बीम्स यूज़ करेंगे। स्टील बीम सबसे पहले एक नीचे स्टील की प्लेट डालेंगे, जैसे आपने कंक्रीट पैड बनाया उसके ऊपर बनाएंगे एक स्टील की प्लेट। देखो यहाँ पे स्टील की प्लेट है। ठीक है, ये जो स्टील की प्लेट है उसके ऊपर फिर क्या करेंगे हम,
ग्रिलेज के स्टील के जो बीम्स है, आई सेक्शन, ठीक है, जो रोल स्टील जॉइस्ट RSJV बोलते हैं इसको, ये होते हैं आई सेक्शन। आई सेक्शन को सबसे पहले एक इस तरीके से लेयर्स में लेंगे, देखो आई सेक्शंस को, फिर इसके बाद उसके ऊपर एक और अल्टरनेट लेयर, एक और लेयर लेंगे, वो लेयर रहेगी उसके परपेंडिकुलर, जैसे कि ये इस तरीके से, तो इस लेयर का 90 डिग्री हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और लेयर लेंगे जो कि अल्टरनेट लेयर बिल्कुल सेम रहेगी, वो भी 90 डिग्री रहेगी इसकी। इस तरीके से हम लेयर्स लेंगे, फिर उसके ऊपर एक स्टील की आयरन प्लेट, और फिर उसके ऊपर कॉलम, जो एक्चुअल कॉलम। जब पूरा बन जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिर्फ कॉलम दिखेगा, बाकी ये जो पार्ट है पूरा ज़मीन के अंदर है। और इसका आप व्यू देखोगे तो इस तरीके से दिखता है। फिर देखो इस तरीके से कर लिया आपने। सबसे पहले हमने क्या किया, कंक्रीट का ये पैड बना दिए। ये देखो सबसे पहले लोअर टियर बोलेंगे इसको, फिर आप साइड से देखोगे तो उसका इस प्रकार से उसका 90 डिग्री पर इस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद ये स्टील कॉलम आएगा, और बाकी जो जगह है इसको हम पूरा कंक्रीट से फिल कर देते हैं। पूरा कंक्रीट से अगर आप फिल कर दोगे तो क्या होगा, ये जो अपनी पोजीशन में रहेंगे, स्टील के जो कॉलम बीम्स है ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, अपनी पोजीशन पे अटैच रहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको पूरे को कंक्रीट से फिल किया जाता है। तो ये होता है ग्रिलेज फाउंडेशन, जिसमें स्टील बीम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी कुछ देख लेते हैं। देखिए, when a column carries heavy structural load which are to be transferred to soil of low bearing capacity, जब बहुत हैवी लोड आ रहा है, ठीक है ना, बहुत हैवी लोड आ रहा है ऊपर से, और जो सॉइल है नीचे का, ये जो सॉइल है नीचे का, ये पूरा सॉइल वीक है, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रिलेज फाउंडेशन इज फाउंड टू बी वेरी सुटेबल जब लोड बहुत हैवी और सॉइल वीक हो। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन अवॉइड्स डीप एक्सकेवेशन, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप फाउंडेशन का यूज़ नहीं करना पड़ता है अगर आप ग्रिलेज यूज़ करोगे तो। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कैरिंग structure carrying heavy concentrated load, hence they are largely adopted for foundation of वर्कशॉप, फैक्ट्रीज, थिएटर्स, रेलवे स्टेशन वगैरह में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। द टोटल लोड ऑफ द कॉलम इज ट्रांसमिटेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया बाय मीन्स ऑफ RSJ, रोल स्टील जॉइस्ट। इसको हम सिंपल, ये जो रोल स्टील जॉइस्ट है मतलब ये आई सेक्शन जो है, इसको हम RSJ यानी कि रोल स्टील जॉइस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, और ग्रिलेज बीम्स बोलते हैं, विच आर टू बी प्रोवाइडेड टू सिंगल और डबल टीयर। अभी जैसे कि इसमें आपको 3 टीयर दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 टीयर दिख रहे हैं, और तीनों 90 डिग्री के एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये होता है ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है ग्रिलेज। तो ये था पूरा आपका, देखो हमने पूरी चीज़ देख ली है इसमें। ये जो हमने शैलो फाउंडेशन था, इसमें वॉल फुटिंग देखे, कॉलम फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च, राफ्ट और ग्रिलेज, ये पांचों देख लिए, ठीक है। तो शैलो फाउंडेशन का पार्ट यहाँ पे हुआ ख़त्म। अगर आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।